नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख दार्शनिकों के द्वारा बताए गए अर्थ और उसके इतिहास के बारे में या और उसके उदय के बारे में जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। इस वीडियो में हम आदर्शवादी विचारधारा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं या प्रमुख विशेषताएं हैं या आदर्शवाद की जो मान्यताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का है और बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट सी में जिसमें राजनीतिक विचारधाराओं का पार्ट आता है उसके लिए तैयार किया गया है। हम आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से या जो उसकी विशेषताएं या उसकी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की राजनीतिक जो विचारधारा थी उसमें आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। राज्य के संबंध में अपने दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद के उग्रवादी व उदारवादी आदर्शवाद रूप देखे गए या उग्रवादी और उदारवादी आदर्शवाद नाम से दो पक्ष रहे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। और हीगल को उग्रवादी आदर्शवादी माना गया और टी.एच. ग्रीन को उदारवादी आदर्शवादी विचारक या दार्शनिक माना गया। आदर्शवाद के इन दोनों पक्षों में अनेक मतभेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक ही है और आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत निम्न रूप से बताए गए हैं, जिनको हम इसकी मान्यताएं भी कह सकते हैं और इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं और इसके प्रमुख सिद्धांत भी कह सकते हैं। जो आदर्शवादी या विचारवादी या प्रत्ययवादी विचारधारा है उसका प्रमुख और पहला जो सिद्धांत है वो है राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों द्वारा राज्य को बाहरी वस्तु मानते हैं या विकास की वस्तु मानते हैं, विकास के द्वारा जन्म मानते हैं, कुछ दैवीय मानते हैं, जबकि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है या उसका स्वरूप है। क्योंकि इनका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का स्वरूप मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। इसके अनुसार व्यक्तिवाद की तरह राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, वरन यह मनुष्यों का एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संवास या रूप माना जाता है। इसकी यह मान्यता है कि राज्य तथा व्यक्ति में कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का स्वरूप है। राज्य भौतिक संस्था न होकर आध्यात्मिक संगठन या रूप होने के कारण उसका कार्य व्यक्तियों के बाहरी कार्यकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं है, अपितु व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे यह अधिकार है कि वह व्यक्ति के समस्त कार्यों को नियंत्रित कर सके तथा उसकी स्वतंत्रता को मर्यादित कर सके। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। व्यक्ति के कोई अधिकार हो सकते हैं तो वो वे ही हो सकते हैं जो राज्य के आदेशों द्वारा निर्धारित हुए हैं, अर्थात राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है।
जो दूसरा सिद्धांत बताया गया है, या जो दूसरी विशेषता आदर्शवादियों की के द्वारा जो उनकी विशेषता है, वो है राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को प्रकृतिवादी व बुद्धिवादी विचारकों की तरह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसका अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। विचारवादी विचारक अरस्तु के शब्दों में राज्य सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता है तथा वह हमारे नैतिक विचारों का प्रतिफल है। बोसाके के शब्दों में राज्य समस्त नैतिक संसार का संरक्षक है। यह केवल एक विश्वव्यापी नैतिक संगठन ही नहीं है जिस पर समाज के परिवार, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यवहार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे और इस योग्य बनाए कि वह अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। जो दूसरी विचारधारा है वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं, और पहले जो मान्यता आदर्शवादियों की है थी वो थी कि राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही स्वरूप है या उसका प्रतिफल है या उसकी अभिव्यक्ति है। तीसरी जो मान्यता या सिद्धांत या विशेषता के रूप में है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल राज्य की राज्याज्ञा का पालन करने में ही वो मानते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता की कल्पना व्यक्तिवाद द्वारा प्रतिपादित स्वेच्छाचारिता की स्थिति नहीं है, वरन राज्याज्ञा के अनुसार आचरण करने की स्थिति की है। व्यक्तिवादी मनुष्य को या व्यक्ति को साध्य मानकर उसको स्वेच्छाचारी बनाते हैं, लेकिन आदर्शवादी उसके विपरीत राज्याज्ञाओं के पालन में ही उसकी स्वतंत्रता है, और वो व्यक्ति तभी स्वतंत्र रह सकता है जब वो राज्य आज्ञाओं का पालन करे या राज्य के निर्देशों का पालन करे। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वेच्छाचारिता करेगा, और हर व्यक्ति अगर स्वेच्छाचारिता करेगा, तो किसी की भी स्वतंत्रता और किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे और माइट इज राइट का कंसेप्ट सिद्ध होता चला जाएगा। आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही की जा सकती है, आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है, और ये अवसर राज्य द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। अतः मानव को वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। प्रोफेसर बारकर लिखते हैं कि अपनी तार्किक शैली में लिखते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी सुरक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। निष्कर्ष रूप में यह आया कि राज्य की आज्ञाओं का, जो कि मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का प्रतिरूप है, मॉडल है, यदि उसकी आज्ञाओं का, उसके निर्देशों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह सकती हैं। अन्यथा व्यक्तिवादियों के जो विचार हैं वो व्यक्ति को साध्य मानकर व्यक्ति को राज्य को साधन मानते हैं और व्यक्ति को स्वतंत्रता के नाम पे स्वेच्छाचारिता देते हैं। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है। स्वच्छंदता के कारण किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समाज में, चाहे वो वर्ग उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, वो स्वच्छंदता
उसके स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है। अतः इनकी जो तीसरा जो मान्यता या सिद्धांत विशेषता जो है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य आज्ञा का पालन करने में ही संभव है। चौथी जो मान्यता या सिद्धांत है वो है राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि है, क्योंकि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन सामाजिक समझौते के दार्शनिक टी.एच. ग्रीन का वो हाफलाक रूसो का रहा, और जिसमें जीन जैक रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में माना जाता है। इसलिए रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी तथा परोपकारी होती है, राज्य के रूप में साकार तथा मूर्त रूप ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती हों। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता, क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुरूप कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। इसलिए राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि माना गया है। पांचवा जो सिद्धांत आदर्शवादियों के विचारधारा में देखा गया है वो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। इस विचार के जो विचारक हैं या जनक हैं वो टी.एच. ग्रीन हैं, और उनका मानना है कि राज्य का आधार या उसका उदय शक्ति के कारण नहीं इच्छाओं के कारण हुआ है। इसीलिए ये आदर्शवादी भी ये मानते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता है, वरन इसलिए भी करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की औचित्यपूर्ण इच्छा भी शामिल होती है। इस प्रकार के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी सद इच्छा का भी पालन कर रहे होते हैं। और टी.एच. ग्रीन जो इस विचारधारा के प्रेरणता या प्रमुख दार्शनिक हैं वो लिखते हैं कि उत्पीड़न के आधार पर राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है, और ये सही बात है। चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, उत्पीड़न के आधार पर कोई भी राज्य स्थायी नहीं रह सकता है और न ही वो आदर्श का रूप ले सकता है। छठी जो मान्यता आदर्शवादी या विचारवादी या प्रत्ययवादी विचारधारा की है वो है राज्य अधिकारों को जन्मदाता है। हालांकि कुछ दार्शनिकों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है, लेकिन वो प्राकृतिक अधिकार भी तभी सुरक्षित रह पाएंगे तब राज्य रूपी संस्था उनके संरक्षण में के लिए तैयार रहे होगी। इसलिए राज्य अधिकारों का जन्मदाता माना गया है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों की भांति राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाहरी परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक बाहरी स्थिति तैयार करती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं तथा उनका विश्वास राज्य के द्वारा उनके अधिकारों के संरक्षण में है। हो सकता है कि मनुष्य को प्राकृतिक अधिकारों की बात व्यक्तिवादियों द्वारा की गई है वो सही हो, उसको अगर थोड़ी देर के लिए सही भी मान लिया जाए तो वो प्राकृतिक अधिकार भी तभी संरक्षित या सुरक्षित रह सकते हैं जब उनका राज्य द्वारा
उनको राज्य द्वारा संरक्षित रखा जाए या राज्य का संरक्षण उनको प्राप्त हो। इसलिए अल्टीमेटली अंतिम रूप से अधिकारों का जन्मदाता राज्य को ही आदर्शवादियों ने माना है। अगली जो मान्यता या विशेषता आदर्शवादियों की है वो है व्यक्ति व राज्य में कोई विरोध नहीं है। आदर्शवादी व्यक्ति व राज्य के मध्य सावयव सिद्धांत को मानते हैं। सावयव सिद्धांत की बात हम इससे पहले के वीडियो में भी कर चुके हैं, जिसमें बताया गया कि बिना शरीर के अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से बिना राज्य के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। आदर्शवादी व्यक्ति व राज्य के मध्य सावयव सिद्धांत को मानते हैं। जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति व राज्य में विरोध नहीं होता है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही हैं जिन्हें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए। व्यक्ति व राज्य के हितों में परस्पर विरोध केवल भ्रमवश ही होता है और ऐसी स्थिति में राज्य के हितों को उत्कृष्ट व महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली जो आदर्शवादियों की मान्यता है वो राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आदर्शवादी मानते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। कांट के अनुसार कर्तव्य या संबंध मानव की आंतरिक चेतना से हैं और राज्य मानव की आंतरिक चेतना का ही व्यापक अभिव्यक्ति है या उसका स्वरूप है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सही नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य में कोई अंतर आदर्शवादियों द्वारा नहीं माना जाता है। अगली जो मान्यता या सिद्धांत आदर्शवादियों ने बताया है वो है राज्य आंतरिक व बाह्य दृष्टिकोण से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादी के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वाधिक संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्य की नीति को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपने इच्छानुसार किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। उग्र आदर्शवादियों के अनुसार तो युद्ध भी कोई बुरी बात न होकर एक अनिवार्य व राज्योत्थान या राज्य के विकास के लिए एक उपयोगी साधन है। इस प्रकार हीगल जैसे आदर्शवादी राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर या ईश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। हालांकि इस विचार पर अनेक दार्शनिकों के मतभेद रहे हैं और ये आलोचना के कारण भी बने हैं, लेकिन फिर भी आदर्शवादियों का ये मूल सिद्धांत है कि राज्य आंतरिक व बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कानून राज्य के कानून को या राज्य के कार्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है। और जो अंतिम रूप से जो आदर्शवादियों की सिद्धांत या मान्यता या विशेषता है वो है राज्य का अपना लक्ष्य व व्यक्तित्व भी होता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, वरन उसकी सत्ता उन व्यक्तियों को समष्टि से अलग व उच्चतर होती है जिनसे वह बनता है। फिक्टे ने लिखा है कि जिस प्रकार एक तैल चित्र यानी कि जो एक तैलीय पदार्थों से जो चित्रण किया जाता है तेल कणों का समूह नहीं है वरन उससे अधिक है। जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह नहीं है,
जिस प्रकार एक मनुष्य घटकों का तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र नहीं है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है। उसका स्वयं का अपना लक्ष्य व व्यक्तित्व भी होता है, और वो व्यक्तित्व और वो लक्ष्य मानव के सद्जीवन के विकास के लिए और उसको निरंतर बढ़ाने के लिए ही वो उसका उदय हुआ और आज तक बना हुआ है। ऐसा आदर्शवादियों का मानना है, जो उनकी मान्यताओं या उनके सिद्धांतों में सम्मिलित है। आज के वीडियो में हमने जो आदर्शवाद की विशेषताएं या मान्यताएं या जो उसके मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम आदर्शवाद की आलोचना या आदर्शवादी विचारधारा का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में किसी भी विचारधारा का या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन के आधार पर गुण दोषों को देखा और बताया जाता है। वो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते वक्त आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।